नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बहुत सारे हमेशा से आरोप लगाते आए हैं सरकार पर। अभी जो मौजूदा सरकार है पाकिस्तान के ऊपर, शहबाज शरीफ या फिर आर्मी के ऊपर, हमेशा से आप देखोगे कि वो इल्ज़ाम लगाते आए हैं और बड़े संगीन आरोप वो लगाते हुए हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनलाइज कर पाएँ पाकिस्तान के इस इशू को। अभी हुआ क्या है कि इमरान खान ने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो मुझे मर्डर करना चाहती है मेरा। अब यहाँ पर आप देखना कि इन्होंने जब भी आरोप लगाए हैं पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, पहले उन्होंने आरोप लगाया कि भाई इलेक्शंस हुए पाकिस्तान के अंदर में और वो पूरी तरीके से जो इलेक्शंस थे वो फ्लॉड इलेक्शंस थे, पूरा फ्रॉड किया है वहाँ पर, कई सारे पोलिंग बूथ्स को रिग्ड कर दिया, लोगों को वोट नहीं देने दिया है। और फिर भी जो इमरान खान की पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई, सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले उस पार्टी को। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनके अगेंस्ट में एक कोलिशन बना करके सरकार बनाई गई। अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर फिर से बन जाते। और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान के अंदर में, आपने नोटिस किया होगा कि वो लगातार बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। इंस्टेड ऑफ बीइंग इन जेल वो इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है। एक तरीके से वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कह के भी बहुत सारे उनके ही पार्टी के कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे अपने अपने एरिया से, और वो सबसे बड़ी पार्टी बन करके आती है। तो उनका ऐसा कहना कि उनका मर्डर किया जा सकता है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज यूएस की रिपोर्ट थी कुछ महीनों पहले की, और यूएस इंटेलिजेंस के हिसाब से भी ये था कि पाकिस्तान में हो सकता है कि जेल के अंदर में इमरान खान को पॉइजन दे के या किसी तरीके से मारने की कोशिश की जाए, और ये कोशिश एक्चुअल में पाकिस्तान की आर्मी की ही करेगी। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक पोस्ट लिखा, यूके का एक पेपर है टेलीग्राफ, दी टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा इमरान खान ने, और उस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं, और अब पाकिस्तान की जो सरकार है या पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पूरी तरीके से मुझे मारने की कोशिश कर सकती है, बिकॉज मैं उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका हूँ। अब इमरान खान ने ये जो सारी चीज़ें कही, अगर आप देखोगे ना इमरान खान का पूरा टर्म देखोगे पाकिस्तान के अंदर में, तो एक्चुअल में इमरान खान की जो पूरी पॉलिटिक्स है, एक्चुअली ही वांटेड टू डेवलप पाकिस्तान। और आप अगर बहुत अच्छे से समझोगे, अगर आपने माइन्यूटली नोटिस किया होगा, तो इमरान खान की ही सरकार में जितने भी इश्यूज़ थे, जो रीजनल इश्यूज़ थे पाकिस्तान के अंदर में, बलूचिस्तान के अंदर में आपको पता है कि वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट होता है, वहाँ बलोच नेशनल्स जो हैं वो बिल्कुल सरकार से खुश नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जिसने इस पूरे मामले को परस्यू किया था वो एक्चुअल में इमरान खान थे। जो सबसे लंबी 3 लेवल ऑफ टॉक्स हुई थी, वो सबसे लंबी जो लेवल ऑफ टॉक्स हुई हैं, जो सबसे आगे तक बातचीत बढ़ी है, वो इमरान खान की सरकार में ही बढ़ी है, और वहीं से ये प्रॉब्लम हो गई होगी। आपको पता होगा कि हमेशा से पाकिस्तान वांटेड पहले तो यूएस के दम पे था और हमेशा यूएस से फंड्स चाहता था। अब जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट था चाइना के ऊपर, अब चाइना से फंड चाहिए था उसको। बट इमरान खान को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि चाइना जो है वो सीपैक में पैसे डाल रहा है, ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है, और उसका फ़ायदा किसको है? चाइना को है। उनको ये बात समझ में आ चुकी थी बहुत अच्छे से कि जो चाइना है, दे आर जस्ट फॉर बिजनेस इन पाकिस्तान, उनको और कोई मतलब नहीं है। जैसे यूएस ने यूज़ किया एक समय में पाकिस्तान को और टेररिज्म का गढ़ बना करके चले गए, ठीक वैसे ही चाइना जो है वो भी इसको यूज़ करेगा, पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यूज़ करेगा और उसके बाद निकल जाएगा। तो एक टाइम पे उन्होंने सीपैक का काम रोक दिया था, आपको याद होगा कि जब उनकी सरकार बनी थी 2 साल तक तो वो भी बिल्कुल वही काम चल करते रहे जो पहले की सरकारें करती रही, लेकिन बाद में उनको समझ में आ चुका था कि नहीं, सीपैक का काम जो है ये चाइना सिर्फ हमें यूज़ कर रहा है, हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, और इसमें सिर्फ चाइना का फ़ायदा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। वी आर वेरी मच एट रिस्क। तो इसीलिए उन्होंने सीपैक का काम एक टाइम पर रोक दिया था, और फिर उन्होंने बलोच लोगों से बात करनी शुरू करी कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं उसको समझते हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं उसको समझते हैं। बाकी किसी सरकार ने ये काम नहीं किया था। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी परसों की रिपोर्ट है ये, और यूके के टेलीग्राफ न्यूज़पेपर की ही रिपोर्ट है कि खैबर पख्तूनवा रीजन जो है पाकिस्तान के अंदर में, उसमें एक साल में 200 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। और ये जितने अटैक हुए हैं 200 से ज़्यादा, इसमें 50 से 60 अटैक्स ऐसे हैं जहां पर चाइनीज़ ऑफिशियल्स को टारगेट किया गया है, या चाइना के जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां पर उसको टारगेट किया गया। जैसे आपने ग्वादर के ऊपर सुना कि एक सुसाइड बॉम्बर पूरी अपनी जिप्सी लेके घुस गए और उसके बाद उतर करके वो बिल्कुल फायरिंग करने लगे चाइनीज़ ऑफिशियल्स के ऊपर। ऐसी कम से कम 50 से 60 घटनाएं हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुई हैं, इक्का दुक्का घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं जो हमारे सामने आती हैं। इवन जो वहाँ का टीवी है, नेशनल टीवी है जो पाकिस्तान का, सना टीवी, जिसको एक तरीके से आर्मी ने पूरी तरीके से खड़ा किया हुआ है उस टीवी को, उन्होंने उनको सख्त हिदायत दी गई है कि आप किसी भी तरीके का ये छोटा मोटा जो अटैक है या बॉम्ब ब्लास्ट है या कहीं पर अटैक हो गया, इसको आप बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे, ये न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो न्यूज़ मीडिया है, जो कि 4th पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, और पाकिस्तान खुद को डेमोक्रेटिक बोलता है, उसको इन्होंने पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लिया। जैसे आप चाइना का हाल देखिए, चाइना में न्यूज़ मीडिया जो है वो अपने हिसाब से कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकता। यू कैन नॉट नो अबाउट चाइनीज़ न्यूज़
जब तक वहाँ पर कोई फॉरेन नेशनल नहीं जाते हैं, वो आकर के सच्चाई नहीं बताते हैं या फॉरेन मीडिया कवर नहीं करता है, तब तक चाइना की कोई भी न्यूज़ वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल से बाहर नहीं आ सकती। ठीक वैसा ही कुछ हिसाब किताब पाकिस्तान के अंदर में भी है। और ये चीज़ अगर आप देखोगे ना, अगर आप कंपेयर करोगे इस मामले को, देखो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसको आप रिजॉल्व करना ही नहीं चाहते, तो बलूचिस्तान एक वैसा ही इशू है पाकिस्तान के अंदर में। जैसे इंडिया में ना, पहले मैं 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ, कश्मीर को आप देखिए, तो 1951 से पूरा कश्मीर का इशू चला आ रहा था। और आप शॉक्ड हो जाओगे ये बात जान करके कि कभी किसी सरकार ने कश्मीर के इशू में, कश्मीर में जो मिलिटेंसी थी या मिलिटेंट्स थे या जो वहाँ से फिर नेता निकल के आए, किसी से बात करने की कोशिश ही नहीं करी थी किसी सरकार ने। पहली बार ये कोशिश साल 2000 में इतनी लेट जा करके हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने हुर्रियत ऑर्गेनाइजेशन से पहली बार बात करी थी। हुर्रियत ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर में JKLF, यासीन मलिक जैसे लीडर जो थे, ये सब एक समय पर हुर्रियत ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा थे और उससे फिर अलग अलग इनके पार्टीज़ बनी थी। तो JKLF उसमें से एक पार्टी है जो कि UAPA के अंदर में बैन की गई और यासीन मलिक अभी जेल में है। तो ऐसे बहुत सारे सेपरेटिस्ट लीडर थे यासीन मलिक जैसे, जो चाहते ही नहीं थे कि एक्चुअली कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो, इसीलिए कभी बात ही नहीं की गई, इसीलिए कभी इस मामले को परस्यू नहीं करने दिया गया। बट साल 2000 से 2002 में ये मामला पहली बार बातचीत हुई थी और अब तो खैर इस पूरा 370 के बाद तो पूरा ही वहाँ पर ये मिलिटेंसी एकदम से ख़त्म हो चुकी है कश्मीर के अंदर में। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को काम करके वहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेकर के ख़त्म करना पड़ेगा, पर पाकिस्तान के अंदर में वो चीज़ मिसिंग नज़र आती है, खैबर पख्तूनवा में भी और बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी। तो वो क्या करते रहे, वो हमेशा से US के पैसे पे टेररिज्म को पनाह देते रहे, टेररिस्ट को खड़ा करते रहे। अब उन ऑर्गेनाइजेशंस ने इतनी जड़ें अपनी घुसा ली हैं पाकिस्तान के अंदर में कि उनसे बच पाना बहुत मुश्किल है। और आर्मी जो है वो पूरी तरीके से बिजनेस हब, बिजनेस हाउस बन चुका है। जितने बाहर से कंट्री आएंगे, जितने टेररिस्ट यहाँ पर आकर रुकेंगे, उतना पैसा किराया देंगे वो एक तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को। तो वही अब पाकिस्तान के अंदर में चल रहा है और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में उन्होंने UK के डेली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में यही सारी चीज़ें लिखी। अब जो पाकिस्तान में उनकी जो पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, उसमें उन्होंने कहा कि जब हमारी पार्टी हुआ करती थी तो पाकिस्तान का एक प्राउड मोमेंट हुआ करता था, पाकिस्तान को लोग जानते थे पूरे दुनिया भर में। आज क्या है, आज पाकिस्तान की इकॉनमी की इतनी बुरी हालात है और हम एक बिल्कुल मतलब हंसी के पात्र बन चुके हैं। हंसी के पात्र क्यों बन चुके हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया इसका कि भाई आप रेड कारपेट बंद कर रहे हो, ठीक, आप क्या ऐसे ऐसे स्टेप्स ले रहे हो, आप सिम कार्ड्स को ब्लॉक कर दोगे। अरे भाई अलग सिम ले लेगा कोई, घर में 10 लोग हैं, अलग अलग सिम सब अपने अपने नाम से ले लेंगे, क्या कर लोगे उसमें। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, कहा दुनिया हम पर हंसती है और आप हंसी के पात्र बनते जाते हो। मतलब आप इन सारी चीज़ों को करके कितना पैसा बचा लोगे, क्योंकि किसी ने बहुत बोला है, बहुत सही बोला है ये कि आप यू कैन नेवर बिकम रिच बाय सेविंग मनी, यू कैन ओनली बिकम रिच बाय अर्निंग मनी। आपको देखना चाहिए कैसे और ज़्यादा अर्न करें, कैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, कैसे ट्रेड को बढ़ाएं, कैसे अपने नेबरिंग कंट्री से ट्रेड बढ़ाएं। ये सारी चीज़ें इमरान खान ने उस पोस्ट में लिखी और ये पाकिस्तान की सरकार को सच में भी सोचना चाहिए। ट्रेड के मामले में आप ज़ीरो हो, हर चीज़ न्यूज़पेपर मतलब मीडिया को आपने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, इकॉनमी आपकी इसीलिए ख़त्म होते जा रही है। आपकी पॉलिटिकल, बिल्कुल दुनिया को पता है कि आपके यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मतलब कुछ वेस्टर्न नेशंस ने तो पाकिस्तान को कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बुर्किना फासो जैसी, उनसे कंपेयर कर दिया कि ये तो एकदम मतलब पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से एशिया में बुर्किना फासो है या एशिया का चार्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, जहाँ पर मतलब वायलेंस रोज़ होता है, रोज़ 10 लोग मारे जाते हैं। तो वैसा ही पाकिस्तान को ऐसे वेस्टर्न मीडियाज जो हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं और मानते भी हैं, और पाकिस्तान ने काम भी वैसे ही किए हैं। फिर उन्होंने आशंका जताई कि अगर मेरी या मेरी वाइफ की डेथ होती है या मर्डर होता है हम दोनों का, तो इसमें सीधा सीधा हाथ आसिम मुनीर का होगा, जिनके हाथ में पूरी आर्मी की पावर है। और पाकिस्तान के जो 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को, लेकिन फिर भी जो आर्मी है उसने मोस्ट ऑफ द टाइम रूल किया है। और उसका उन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण दिया 1971 के वॉर को उन्होंने रेखांकित किया। कहा 1971 के अंदर में बड़े आप लोग छाती चौड़ी करके कहते थे कि हम तो इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे, हम तो इंडिया को हरा देंगे। कहा उन्होंने क्या हुआ, आर्मी ने क्या किया, क्योंकि आपके पास कोई पॉलिटिकल फ्रंट था नहीं, आप डिप्लोमेटिकली उस मामले को परस्यू नहीं कर पाए, आप डेमोक्रेटिकली उस मामले को समझ नहीं पाए, आपने सीधा अपनी आर्मी डाल दी। और हुआ क्या, बुरी तरीके से 93,000 सोल्जर्स को वहाँ पर घुटने टेकने पड़ गए। ये सारी चीज़ें उन्होंने बाकायदे लिखी हुई हैं अपने पोस्ट में कि 93,000 सोल्जर्स को वहाँ पर घुटने टेकने पड़ गए, पूरी उनकी भद्द पिट गई पूरी दुनिया के अंदर में पाकिस्तान की, और मुंह लटका के चले आए वापस, और फिर बांग्लादेश बन गया वहाँ पे। तो आप जब अपनी ही कंट्री नहीं संभाल पाए जिस आर्मी ने, वो आर्मी अब क्या देश को संभालेगी जो तब नहीं देश संभाल पाई। और आज बुरा हाल है उस आर्मी का, और उसी आर्मी के कंट्रोल की वजह से पाकिस्तान की इतने खराब हालात हैं आज की डेट में। फिर उन्होंने एक घटना को रेखांकित किया, उन्होंने कहा कि आप सोच लीजिए कि ये तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पाकिस्तान के
मीडिया की या पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की। बट अगर आप पाकिस्तान का जुडिशरी देखें तो वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। उन्होंने एक घटना बताई कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस थे, मतलब जज, हाई कोर्ट का जज बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो आप जज से मिल नहीं सकते विदाउट सिक्योरिटी क्लियरेंस। और आप सोचो पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं, उनको एक बाकायदे लेटर लिखा, उसमें कहा कि भाई हम 6 जजेस को धमकी मिली है कि अगर हमने ये डिसीजंस नहीं दिए तो हमें मार दिया जाएगा। और हमारे साथ साथ 300 लॉयर्स को भी धमकी मिली है। यू कैन अंडरस्टैंड, क्या ये इंडिया में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है इंडिया में। इंडिया में पॉसिबल नहीं है कि आप जज को लेटर लिख दो, आप जज तक पहुंच नहीं सकते। लेटर लिखनी तो बहुत दूर की बात है, आप फ़ोन करना तो बहुत दूर की बात है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का मीडिया पूरी तरीके से ख़त्म है। पाकिस्तान का जो ट्रांसपेरेंट जुडिशरी होता है वो पूरी तरीके से जुडिशल सिस्टम कोलैप्स है। जजेस डरते हैं और फिर प्रेशर में आकर के डिसीजंस देते हैं। वहाँ की जो डिप्लोमेसी है पूरी तरीके से ख़त्म है। फॉरेन जो नेशंस हैं, एक चाइना को छोड़ दो तो किसी से, अफगानिस्तान से प्रॉब्लम्स, इंडिया से प्रॉब्लम्स, सबसे प्रॉब्लम्स, उनके ईरान से इशूज़। तो आज पाकिस्तान की ये स्थिति है कि उनकी इकॉनमी भी उनसे नहीं संभल रही है, उनकी पॉलिटिक्स भी उनसे नहीं संभल रही है, उनकी मीडिया पर उसको ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से, और जुडिशरी को भी ख़त्म कर दिया। तो ये उनका सवाल है कि इन सब के बीच में पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा, कैसे डेवलप करेगा। तो हमारा तो एंड जो है वो इनएविटेबल है, वो होना ही है अगर ऐसी सरकारें रही तो। आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने अभी कुछ दिनों पहले अपना बिगेस्ट एवर यूपीएससी सीएससी का इवेंट किया था, जिसका नाम था मंजिल 2024। और इस इवेंट में हमने एक अनाउंसमेंट करी थी। हमने ये अनाउंसमेंट की थी कि जो हमारा यूपीएससी सीएससी का कोर्स फीस है, जो कि 75,000 हुआ करता था, उसको हमने कम करके 24,999 कर दिया है। अब इस कोर्स फीस में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हमारे अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स दे रहे होंगे। आपको सिंपली क्या करना है, यूज़ कोड का जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपको मंजिल 24 कैप्स में टाइप कर देना है। अब आपको 24,999 में ये सारे बैचेस मिलेंगे जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और ये सारे बैचेस हर बच्चे को मिलेंगे सेम प्राइस में। ये सारे बैचेस आपके डैशबोर्ड पर होंगे। जैसे कि आराम बैच है हमारा, ये इंग्लिश मीडियम का बैच है, और इसमें सुदर्शन सर जैसे टीचर्स हैं, प्रतीक सर हैं, मृणाल सर हैं। उसके बाद जो हमारा सिर्फ इंग्लिश मीडियम का बैच है वो है ट्रायम बैच है, कंप्लीटली इंग्लिश में रहेगा। सरमत सर, चेतन सर इसमें जैसे टीचर्स इसमें होंगे। सिर्फ हिंदी में आपको पढ़ना है तो आपके लिए लक्ष्य बैच है, इसमें अनुज सर, मधुकर सर जैसे फैकल्टीज होंगे। और उसके बाद सोशोलॉजी ऑप्शनल, PSIR ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, ये सारे वेरीड ऑप्शनल कोर्सेज भी हमारे पास हैं। तो आप वेबसाइट में मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है वेबसाइट का, उस पर क्लिक करके जाइए और आपको ये सारे बैचेस शो होंगे। आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 7 मई तक ही आपके पास रहेगा, तो उससे पहले आप ही इसको ले लीजिए। तो आई होप आपका आज का पूरा आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।